दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं केजी अकेडमी। तो हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री का दिसंबर 2023 का जो सवाल था शिफ्ट 1 का, वी हैव सीन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 25 तक। तो 1 से 25 तक के सवाल हम लोगों ने कर लिए। आज प्रश्न संख्या 26 से 50 तक की बात होगी। जितने भी लोग वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, उसमें रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको ये जो वीडियोस है नोटिफिकेशन से आपको रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ। और सवाल नंबर हमारा कौन सा शुरू होगा? सवाल नंबर हमारा शुरू होगा 26, और सवाल नंबर 26 बस आने ही वाला है 23, देन आफ्टर 25 26। क्वेश्चन यहां शुरू होता है, ठाकुर ने मुझे कहते हुए आदेश दिया है कि देश साहिबों का नहीं है, ठाकुर स्वयं युद्ध करेंगे, इसलिए आप साहिब और सिपाही स्वयं ठाकुर से लड़ेंगे। यह कथन किस जनजाति नेता का है? The Thakur has ordered me, saying that the country is not Sahib's. The Thakur himself will fight. Therefore, you Sahib and soldiers will fight the Thakur himself. The tribal leader who expressed it was who? सीधू, कान्हू, बिरसा मुंडा या फिर इसमें से कोई नहीं। सो एज वी नो दैट आंसर क्या है हमारा? सीधू, यानी जो ये स्टेटमेंट था ये सीधू साहब का था। संथाल रिवेलियन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उनके खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण रिवेलियन था। इसमें इसकी शुरुआत होती है 30 जून 1855 को, जब भगनीडीह में 6000 ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए प्रण लेते हैं। विद्रोहियों ने फिर क्या किया? जमींदारों और महाजनों के घरों पर धावा बोला और उनके मकान जला डाले। उसके बाद क्या होगा? एज वी नो दैट ब्रिटिशर्स ने उसको क्या किया? क्रुएल्टी के साथ उसको दबा दिया। सीधू को 19 अगस्त 1855 को ब्रिटिश सेना ने फांसी पर लटका दिया और उसके 1 साल के बाद कान्हू को भी पकड़ करके वही सेम काम किया गया। ठीक है, एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार साहब, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि संथाल रिवेलियन आर्थिक कारण से शुरू हुआ। नो डाउट जो जनजाति लोग थे वो कहीं न कहीं साहूकार जमींदारों से परेशान थे, और ये जो स्टार्टिंग थी बस इसीलिए थी कि हमारा जो उनका जो कॉज था वो आर्थिक था। लेकिन बाद में क्या हुआ? इनका उद्देश्य क्या हो गया? शीघ्र इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करने का हो गया। यानी उनका जो काम था पहले आर्थिक था, फिर क्या हो गया? काम चेंज हो गया उनका कि अब विदेशी लोगों को हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? नाउ निम्नलिखित में से आंध्र महिला का संपादन किसने किया? हु एडिटेड आंध्र महिला? सौरी नायडू या पद्मजा नायडू या दुर्गाबाई देशमुख या पंडिता रमाबाई? सो द आंसर इज दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख महान स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिक थी। उन्होंने संविधान सभा के मेंबर के रूप में भी काम किया था और उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना भी की थी और देश की पहली, यानी आप कह सकते हैं ये बोर्ड की, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी। 1953 में उन्होंने शादी की, और शादी किससे की? आरबीआई के देन गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है, उन्होंने आंध्र महिला पत्रिका का संपादन भी किया। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र महिला पत्रिका का संपादन उन्होंने किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणदेवता नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसमें बंगाल में जजमानी प्रथा के पराभव की व्याख्या की गई है? Who has written the book गणदेवता which describes decline of जजमानी सिस्टम in the Bengal? तारकनाथ दास, ताराशंकर बंदोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका आंसर क्या होगा? नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय जी ने गणदेवता एक उपन्यास लिखा। उनको इसी उपन्यास के लिए 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, और ये उपन्यास विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं उनमें इसकी गणना होती है, और यह उपन्यास बंगाल की ग्रामीण जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। ठीक है, ओके। 10 वर्ष के बंदोबस्त की शर्तों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य कौन से नहीं थे? कार्नवालिस, मैकफर्सन, जॉन सोर या फिर जेम्स ग्रांट? Who among was not of the following was not member of the committee set up to inquire into the conditions of the 10-year settlement? So the answer is
जेम्स ग्रांट वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ये तीन लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, सर जॉन शोर हो गए या फिर मैकफर्सन हो गए, ये सभी के सभी इस कमेटी के मेंबर थे, बट जेम्स ग्रांट वाज क्या इस मेंबर नहीं थे। ठीक है, और भी अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, बट इस क्षेत्र में इनका काम नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अधिक और पूर्वानुमानित और कुशल राष्ट्र संग्रह बनाने के लिए इस इनका मतलब इनका ही मेन देन है कि जो ये अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वो शुरू हुई। ठीक है, दूसरा संचार स्रोत है वो फोर्ट विलियम के परिषद के अध्यक्ष थे, तो इनका रहना भी जरूरी है। ये दो लोग, मैकफर्सन साहब भी थे, ये तीन लोग थे, तीन लोग उसके मेंबर थे, जेम्स ग्रांट उसके मेंबर नहीं थे। क्लियर? मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सहमति की आयु अधिनियम में महिलाओं के विवाह के लिए सहमति की कितनी आयु निर्धारित की गई? 10 वर्ष, 12 या फिर 14 या फिर 18? तो देखते हैं हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? 10 वर्ष। तो जो एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट पास हुआ 1860 में, उसमें जो महिलाओं की आयु कंसेंट के लिए थी वो 10 साल बनाई गई। क्लियर? फिर 1891 में क्या होता है, एक फूल मनी का मामला आता है जिसमें फूल मनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लोगों का दबाव जब आता है, उसके बाद इस एज को बढ़ाया जाता है और 12 साल कर लिया जाता है कि 12 ईयर्स कर लिया जाए। 1925 में क्या हुआ, फिर उसको और बढ़ाया जाता है। समय के साथ एज बढ़ाई जा रही है, चीज़ें बदल रही हैं, इसको क्या किया जाता है, 14 ईयर्स कर दिया जाता है। 1940 में क्या है, उसको बढ़ा करके 16 ईयर कर दिया गया। यहाँ तक ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो पॉस्को एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंड। इसमें कहा गया कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की आयु 18 साल ही रहेगी एज ऑफ कंसेंट के लिए। क्लियर? सो ये है आपका पूरा का पूरा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत साहब थे, वल्लभ भाई पटेल, मणिकलाल वर्मा या स्वामी गोविंदानंद। कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक? सो द राइट आंसर इज थर्ड, माणिकलाल वर्मा या माणिकलाल वर्मा, जो राजस्थान में बिजोलिया ग्राम से हुए, और बिजोलिया ग्राम में ही क्या किया उन्होंने, बलवंत मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, और उसके पहले अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। वर्मा ने विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ठीक है, उन्होंने अपने पंचीड़ा गीतों से किसानों को इंस्पायर किया। ठीक, जब संविधान बना उसमें ये मेंबर भी थे, और जब तक राजस्थान था, यानी जब ये राजस्थान इंडिया में नहीं अटैच्ड हुआ था, जब राजस्थान के इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया, यानी राजस्थान के पूर्ण गठन के पहले ये वहां के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1852 में विद्युत तार विभाग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का अधीक्षक नियुक्त किया गया? कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सर जेम्स लॉयल, या ओ शॉग्नेसा, या फिर अलेक्जेंडर पिटमैन? Who among the following was appointed as superintendent of electric telegraph department in 1852? So the answer is O शॉग्नेसा। तो ये कौन थे? इन्होंने, इनके प्रयास ये थे मेडिकल स्नातक। ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयास से कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन बनाई। समय के साथ फिर उन्होंने और अच्छा काम किया और पूरे देश में 11,000 मील तक का नेटवर्क फैला दिया। जब इतना बड़ा काम उन्होंने कर ही दिया तो अब सिर्फ नाम देना बाकी रह गया था। नाम क्या था? भारतीय टेलीग्राफ के जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है, सहकर्मियों और सरकार के विरोध का सामना करने के बावजूद जिनका समापन अपमानजनक रूप से जबरन सेवानिवृत्ति के रूप में हुआ, भारत में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी उनको फिर निकाल दिया गया। ठीक है, अखिल भारतीय दलित संघ के पहले चयनित अध्यक्ष कौन थे? सो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम.सी. राजा, साहू महाराज, या फिर ई.वी. रामास्वामी नायकर? सो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 सही इसका, एम.सी. राजा। आधुनिक भारत में अखिल भारतीय दलित आंदोलन की शुरुआत 1926 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग के नेताओं के सम्मेलन के साथ हुई। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में
अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, विद एमसी राय बहादुर एमसी राजा एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। अंबेडकर इसमें शामिल नहीं हुए थे, फिर भी इनको उसका उपाध्यक्ष चुना गया। उसके ठीक 4 साल के बाद अंबेडकर ने इससे इस्तीफा दे दिया और अपना एक नया संगठन बनाया, उसका नाम था अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से किस पत्रिका में यह टिप्पणी की गई थी कि क्या बंगाली लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में चीन के उदाहरण का अनुसरण करने में सक्षम हैं? अगर वे कर सकते हैं तो उनके समक्ष रास्ता स्पष्ट है। वो रास्ता उन्होंने बताया। और ये समाचार पत्र कौन था, बारिसाल हितैषी, वंदे मातरम, युगांतर या फिर द हिंदू। तो इसका आंसर क्या होगा, बारिसाल हितैषी। ये क्या था, बंगाल न्यूज़पेपर था जिन्होंने छापा था और उन्होंने कहा था कि अगर चीनियों की तरह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। पूछ सकता है कि ये जो बारिसाल हितैषी पत्र है, पत्रिका है, इसकी शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इनका नाम क्या था, अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, उनके बारे में और सारे स्टेटमेंट हैं। उन्होंने क्या किया, वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे स्वदेशी बैंक, हिंदुस्तान सहकारी बीमा और सहकारी नेविगेशन में भी कार्य किया। ये सवाल पूछा हुआ है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा गया है और ये स्टेटमेंट से ये सब सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं आपसे। और उनका जो खुद का स्वयं सेवकों की सहायता से स्वदेश बांधव समिति का गठन इन्होंने किया था, स्वदेश बांधव समिति का गठन, तो ये भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो पूछ सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण पारंपरिक राष्ट्रभक्ति तथा राज क्षेत्रीयता के पूर्व विद्यमान अर्थ के आधार पर हुआ? पार्थ चटर्जी, सी ए बेले, आर सी मजूमदार, दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। सी ए बेले साहब है इसका आंसर। राष्ट्रवाद यानी भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण पारंपरिक राष्ट्रभक्ति तथा राज क्षेत्रीयता के पूर्व विद्यमान अर्थ के आधार पर हुआ। ये स्टेटमेंट किसका है, सी ए बेले साहब का है। इनका नाम था क्रिस्टोफर एलन बेले। ये ब्रिटिश साम्राज्य, भारतीय और वैश्विक इतिहास के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने तर्क दिया था कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन से पहले की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचानों पर आधारित था, जिन्हें औपनिवेशिक प्रतिरोध और आधुनिक राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में पुनः व्याख्यायित किया गया। क्लियर? तो स्टेटमेंट किसका है, सी ए बेले साहब का है। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी पर शुरू किया? अरविंद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल। सो एज यू नो दैट हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल? ठीक है, तो किन्होंने शुरू किया? हम जानते हैं ये स्टेटमेंट यानी जो पर्व है शिवाजी पर्व की शुरुआत, मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसलिए किया होगा कि भाई शिवाजी महाराज के जन्मदिन को मनाएंगे तो कहीं ना कहीं शिवाजी के अंदर की जो राष्ट्रीयता थी हम लोगों के अंदर से, इसको निकालने का प्रयास करेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में काम आएगी। ठीक है, तो उन्होंने इस महोत्सव का उद्देश्य विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में शिवाजी की विरासत को उजागर करके भारतीयों में एकता, गर्व और राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था इनका उद्देश्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल। तो किसका है ये इसका स्टेटमेंट, यानी कि उन्होंने लिखी किताब? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखी है। और ये किताब जो है 1920 से लेकर 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को दिखाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, औपनिवेशिक का मतलब कुल मिलाकर के उस समय का जो टाइम फ्रेम है, जो सब चीजें हैं, उसमें सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी आयोग के निम्नलिखित में से मेंबर कौन नहीं थे? के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल, जस्टिस धर, जगत नारायण लाल। Who among the following was not member of the Dhar Commission set up look into the linguistic recognition of state? ठीक है, तो कौन मेंबर नहीं था भाई? धर आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर भाषाई प्रांत आयोग के रूप में भी हम जानते हैं,
इसकी स्थापना 1948 में न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में की गई थी। और क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए कि भाई व्यवहारिकता क्या है, हम क्यों करें, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो इसके अन्य सदस्य कौन थे, के एम मुंशी, जगत नारायण लाल, यानी एक तो एस के धर साहब थे, दूसरा ये के एम मुंशी थे, तीसरा कौन है, जगत नारायण लाल। लेकिन वल्लभ भाई पटेल इसके मेंबर नहीं थे। क्लियर, बहुत बढ़िया। महावीर राजद्रोह मामले में उनके द्वारा संपादित जनरल महावीर में राजद्रोह संबंधित लेखन के लिए किसे सजा हुई, लाला लाजपत राय, जगत नारायण पाल, जगत नारायण लाल, नॉट पाल, जगत नारायण लाल, मुरली मनोहर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो किन्हें हुई सजा, देखिए राजद्रोह मामले में, महावीर राजद्रोह मामले में जगत नारायण लाल, ठीक है, लाल साहब को, और जिनकी पत्रिका थी राष्ट्रीय पत्रिका महावीर के संपादक थे ये, और इनको क्या हुआ कि 1908 में पत्रिका की आलोचनात्मक और औपनिवेशिक विरोधी सामग्री के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और इनको दोषी ठहराया गया और इनको इसके लिए कारावास की सजा भी हुई। ठीक है, इतिहास विज्ञान है, न इससे अधिक है न इससे कम, ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये है आर कॉलिंगवुड साहब का, बी रसल, एच बटरफील्ड या फिर जे बी ब्यूरी। स्टेटमेंट क्या है ये, जे बी ब्यूरी साहब का। जॉन बैगनेल ब्यूरी एक एंग्लो आयरिश इतिहासकार हैं, शास्त्रीय विज्ञान, मध्यकालीन रोमन इतिहासकार और भाषाशास्त्री थे। इन्होंने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा, और इन्होंने कहा कि इतिहास भी एक सटीक और विधिपूर्वक अनुशासन जैसा कि विज्ञान है। और इसमें भी उन्होंने तर्क दिया कि ऐतिहासिक अध्ययन जब आप करते हैं तो उसमें सबूत इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और तर्क देते हैं, उसके आधार पर आप तैयारी करते हैं। तो वैसे ही ये इतिहास भी है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन से पुरास्थल ताम्र पाषाण युग के हैं, कौन से हैं, चालकोलिथिक एज, यानी फॉलोइंग आर चालकोलिथिक साइट्स, मोहनजोदाड़ो, चंदोदाड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा, नागार्जुन कुंडा। तो इसमें से कौन सा साइट है जो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का है। ठीक है, हम ये काफी इजी क्वेश्चन था, ये आप जानते हैं। मोहनजोदड़ो है और चंदोदड़ो भी है और कालीबंगा भी है, हड़प्पा भी, ये चार साइट उसी के हैं। लेकिन नागार्जुन कोंडा ये उस टाइम का नहीं है, ये बाद के टाइम का जुड़ा हुआ साइट है। तो आप ये कह सकते हैं ये ताम्र पाषाण काल से नहीं है ये। ठीक है, भीमबेटका चित्रकारी क्या है, कब की चित्रकारी है, मध्य पाषाण युग का है, आदि भारतीय कला के उदाहरण है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पूर्व पाषाण युग के दौरान बनाई गई थी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रंगों द्वारा इसको चित्रित किया गया था और कई युगों में मानव जीवन की व्याख्या करती है। दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है, ए बी डी या केवल सी डी बी ए या फिर केवल ए सी डी बी डी या फिर केवल ए बी डी सी। ठीक है, चलिए इसका चयन करते हैं। इसे स्टेटमेंट में ए बी डी से क्या है, पूरा का पूरा सही है, बाकी इसमें जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट था मध्य पाषाण युग का है, तो भीमबेटका की जो चित्रकला है मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल की है, जो लगभग 10,000 से 5,000 के टाइम को दिखाती है, तो ये भी सही बात है। आदि भारतीय कला के उदाहरण है, तो ये भी सही बात है। भीमबेटका की चित्रकला भारतीय कला के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से, यानी आदि यानी पुरानी चित्रकला में से एक है, जो मानव समाजों की शुरुआत की कलात्मक अभिव्यक्ति को दिखाता है, तो ये भी सही है। लेकिन तीसरा, पूर्व पाषाण युग के दौरान बनाई गई थी, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, हो सकता है कि ये पूर्व पाषाण काल के हो या ना भी हो, स्टेटमेंट यही वाला गलत है। बाकी स्थानीय स्तर पर जो रंग उनके पास थे उनका ही यूज किया और बना दिया, सही बात है। कई युगों में मानव जीवन की व्याख्या करते, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस पर शासन किया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसमें कहां पर उन्होंने शासन किया। ठीक है, इसमें कौन से स्टेटमेंट है, केवल ए बी सी डी, केवल ई सी बी डी, केवल डी ई सी ए या फिर केवल ए डी सी ई। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, वेरी गुड। राष्ट्रकूटों ने कहां पर शासन किया, महाराष्ट्र पे किया, और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से इसमें शामिल थे, जैसे कि आधुनिक पुणे वाला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था, तेलंगाना
दक्षिणी तेलंगाना के हिस्से शामिल थे जो साम्राज्य के प्रभाव को दक्कन तक फैलाते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र वाले जो रीजन वो भी है, कर्नाटक भी है, राष्ट्र ये इसका क्या है, हृदय स्थल है, जिसकी क्या राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ थी। तमिलनाडु का इसमें स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये राष्ट्रकूट ने अपने शासन का विस्तार तमिलनाडु तक नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। बाकी सब क्या हमारे सही स्टेटमेंट है, ऊपर से लेकर के ABCD तक। ठीक है, कृषि से निम्नांकित को बढ़ावा मिला है तो क्या मिला है भाई, खाद्य प्रौद्योगिकी, धातु कर्म उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सितारों की गणना, जल प्रबंध। तो इसमें से कृषि को किसने बढ़ावा दिया है, एग्रीकल्चर हैज गिवन बूस्ट टू, इसमें से किस किस को दिया है, ठीक है, सबको दिया है, इसमें कुछ को नहीं दिया है, तो इसमें डी वाला स्टेटमेंट है सितारों की गणना, तो ये तो ऐसे भी गलत है। कृषि के प्रभाव से कहाँ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, सितारों की गणना कृषि नीचे सितारे ऊपर, वैसे भी गलत है, तो डी स्टेटमेंट गलत है। बाकी खाद्य फसल प्रौद्योगिकी ये वाला है, एग्रीकल्चर इज फंडामेंटल to the development of the food crop technology as it was involved in improving crop varieties and cultivation techniques। यानी कृषि जो खाद्य, इसमें क्या है, मेन है फसल की किस्म, खेती में सुधार, ये सब चीजें तो इसमें आती ही आती हैं। धातु कर्म उद्योग यानी सीधे मेटल इंडस्ट्री, अब लोहा डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है ना उससे, लोहा कृषि, लेकिन लोहे के सामान तो मिलते हैं ना, हल चलते हैं, ट्रैक्टर है, सब चीजें उसे तो मैच करते ही हैं, तो धातु कर्म उद्योग ये सब है। और जो कृषि आधारित उद्योग है ये भी इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बट ए स्टेटमेंट, सितारों की गणना, जल प्रबंधन भी इसका सही उत्तर है, यानी ABCE सही है, आपका डी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, क्या शाखाएं भाई, महायान, हीनयान, वज्रयान, दिगंबर या गुह्य समाज। तो कौन सा में से स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट ADBC ओनली, ABC ओनली, DBCE ओनली, EBDA ओनली, इसमें कौन से स्टेटमेंट आपका सही है। तो महायान एक शाखा है बौद्ध धर्म की, महानयान जिसको हम लोग बोलते हैं महानयान, यानी महान वाहन के रूप में जानते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए समग्र बुद्धि और करुणा का ध्यान बताता है। दूसरा क्या है, हीनयान, जिसको हम लोग आमतौर पर थेरवाद कहते हैं, व्यक्तिगत मुक्ति और मठवादी जीवन पर जोर देता है। तीसरा क्या है आपका, वज्रयान है, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। वज्रयान हो गया। अब 3 तो हो गए बौद्ध धर्म की शाखाएं, अब कौन सा नहीं है इसमें, इसमें क्या है, ABC और ABC, उसके बाद E। अब देखिए ये वाला जो वज्रयान के अंदर एक है, वज्रयान के भीतर एक तांत्रिक प्रथा है, कोई अलग शाखा नहीं है, तो ये आपका ABCE सही हो जाता है। बचा D, दिगंबर, तो हम जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर धर्म किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये जैन धर्म से है, इसका बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट ABC और E सही हो जाता है, D हो जाता है गलत। ठीक है, कर्नाटक के मंदिरों के युग में से कौन सा बेमेल है, बादामी, एहोल, पटक्कल, हम्पी या फिर कांची। तो कर्नाटक के मंदिर के युग में से कौन सा इसमें से बेमेल है। ठीक है, चलिए बेमेल खोजते हैं। तो बेमेल हमारा क्या है, कर्नाटक के मंदिरों में जो असमान संयोजन है वो कौन सा है, कांची का है। कांची कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में। बाकी सब के सब जो मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं, बादामी हो, एहोल हो, पटक्कल या हम्पी हो, सब के सब कहाँ पे, कर्नाटक में ही स्थित हैं। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देव वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय के नहीं हैं, संकर्षण, वासुदेव, महादेव, श्री कृष्ण, वराह अवतार। इसमें से कौन से नहीं है आपको बताना है। ये आपके विकल्प हैं ABCD, केवल ABDE, केवल CBAE या फिर केवल DCEB। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो संकर्षण यानी ऑप्शन 2 सही इसका है, तो ABDE सही इसका है, ABD और E। यानी संकर्षण बलराम का रूप है जो कृष्ण से जुड़े हैं, बड़े भाई, वह वैष्णव धर्म का एक हिस्सा है। वासुदेव कृष्ण का दूसरा नाम है, यह भी एक तरीके से इसमें रिलेटेड है। महादेव शंकर जी, कहां से इसका यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा, गलत है ये। चौथा नंबर यहाँ पे श्री कृष्ण वैष्णव धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। वराह अवतार विष्णु के अवतार हैं ये,
तो ये आपके स्टेटमेंट क्या ए बी डी सही हो जाता है, स्टेटमेंट सी क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, गोलकोंडा का किला है तो भाई किसने बनवाया, पहला चोल शासक द्वारा, हैदराबाद में है, काकती का पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र है, कुतुब शाही द्वारा निर्मित है, वह स्थान जहां रामदास को बंदी बनाया गया। स्टेटमेंट 5 है, पांचों में सही कौन सा स्टेटमेंट है इसमें, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं फटाफट। तो केवल बी सी डी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था, चोलों द्वारा निर्मित, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये मूलतः काकतीय शासकों ने बनवाया था, चोलों ने इसे नहीं बनवाया था, पहले गलत हो गया। हैदराबाद में स्थित है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना के पास स्थित है, ये भी सही बात है। तीसरा, काकतीय लोगों ने बनवाया था, यहां लिख रहा है पहले से ही, तो अगर लिख रहा है तो काकतीय लोगों का पश्चिमी गढ़ था, ये भी सिस्टम में सही हो जाता है, तो ये सही है। उसके बाद डी, कुतुब शाही शासकों ने इसे विकसित किया था, ये भी सही बात है। उसके बाद डी, वह स्थान जहां भक्त रामदास को कैद किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई में से ऑप्शन ए गलत है, बाकी सब के सब इसमें सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए। हीरा सौभाग्यम, जिसमें जैन भिक्षुओं के अकबर के दरबार में आगमन की विवेचना की गई है, इसके लेखक कौन है, सिद्धि चंद उपाध्याय, महेश ठाकुर, देव बिमल, जयासोम उपाध्याय, रणछोड़ भट्ट, ये 5 नाम आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो हीरा सौभाग्यम के बारे में देख लिया जाए यहां फटाफट। तो इसमें से केवल सी गलत है, ये स्टेटमेंट सी। ठीक है, देव बिमल द्वारा लिखित हीरा सौभाग्यम में जैन भिक्षु हरिविजय सूरी की सम्राट अकबर के दरबार में यात्रा का वर्णन है। ठीक है, 3 नंबर, यह क्या है, यह ग्रंथ अकबर के जैन धर्म के प्रति सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर प्रकाश डालता है। यह जैन समुदाय और मुगल दरबार के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण है, जो अकबर की धार्मिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता और विभिन्न धर्मों के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है, अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल है ये, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, ये वाला सही है। या गखर के खिलाफ शेरशाह की मुहिम विफल हुई, ये वाला स्टेटमेंट है। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। शेरशाह ने प्रांत को कई सरकारों में विभक्त किया और प्रधान सिकदार, मुंसिफ और काजी की नियुक्ति की, ये वाला सही हो जाता है। या ई वाला, शेरशाह का मुसोलियम मकबरा सासाराम में स्थित है, ये वाला सही हो जाता है। तो आपका स्टेटमेंट ए बी सी डी ई में से कौन सा सही है आपको ये बताना है, विच वन इज राइट। ठीक है, रिगार्डिंग द शेरशाह सूरी। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है, शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाता है, तो ये वाला तो सही है। उसके बाद फिर क्या, पंजाब क्षेत्र में एक भयंकर जनजाति गखरों के खिलाफ शेरशाह सूरी का अभियान सफल नहीं हुआ, स्टेटमेंट क्या है, गलत है ये। ठीक है, ये वाला गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, आपसे पूछा है सही बताइए आप। तो शेरशाह, तीसरा नंबर, शेरशाह सूरी जिनका मूल नाम फरीद था, यह एक प्रमुख शासक थे, अपने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य रणनीतियों के लिए हम जानते हैं, तो ये भी सही जाता है स्टेटमेंट। उसके बाद डी नंबर, उन्होंने अपने क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए शिकदार, कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार, मुंसिफ, राजस्व संग्रह के लिए प्रभारी, और काजी, जो न्यायिक मामलों से निपटते हैं, जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो उनकी स्थायी विरासत को दिखाता है। तो ये 50 सवाल हो गए हमारे। आज मैंने कहा था 26 से 50 तक चलूँगा, तो आज हम 26 से 50 तक गए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कोई अगर सुझाव वीडियो से संबंधित तो आप दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम AKG एकेडमी आप लोगों के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। जल्दी हम लोग अपने कोर्सेज के माध्यम से आप लोगों के बीच आएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।